कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। नाम से ही पता अचर, जो अपना मान कभी भी नहीं बदलता है। हमें जितने भी फलनों के ग्राफ पढ़ने हैं उनको हमें एक्स एक्स और वाई एक्स के ऊपर दर्शाना होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्स पे जो भी पॉइंट हम लेंगे वो सदैव प्रांत को दर्शाएंगे, तथा वाई एक्स के ऊपर जो बिंदु प्राप्त होंगे वो हमेशा परिसर के पार्ट होंगे, और उन्हीं के आधार पे हम उनके प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे। एक ग्राफ हमें फलन की प्रकृति बताता है, फलन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान बताता है, फलन कौन कौन से पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूट है या डिफरेंशिएशन उसमें है, उसका गुण है या नहीं है, वो सारी चीज़ें एक ग्राफ से हमें क्लियर होती है। हम एक ग्राफ में वो सारी चीज़ें डाल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट फलन, इसका फॉर्मेट क्या होता है? एफ एक्स बराबर होता है सी, जहाँ सी होता है कोई अचर राशि, कुछ भी हो सकता है, सी का मान 1 2 3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स ही वाई के बराबर होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स के विभिन्न मान जब हम लेंगे, यहाँ पे हमें पता है मूल बिंदु होता है, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 1 2 3 4। एक्स एक्स का समीकरण होता है, आप सब जानते हो, एक्स एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0, और वाई एक्स का जो समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x x के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 मिलती है और y x के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 मिलती है। अचर फलन, अब c कोई भी पॉइंट हो सकता है, सपोज करो c यहाँ कोई पॉइंट है, जिससे 3 को मैंने c मान लिया, c यहाँ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, कोई भी पॉइंट c। अब मैंने x की जगह, आप ये एक ऐसी चीज समझो कि एक मशीन है जिसमें हम x के विभिन्न संचय डालते रहेंगे और प्रोडक्शन के रूप में हमें क्या मिलेगा? c मिलेगा, हर बार c ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य आपको x की कोई भी वैल्यू उठा के डालो, आंसर जो मिलेगा हमेशा हमें c ही मिलेगा। जैसे मैंने 0 रखा तो आंसर आया c, 1 रखा तो आंसर c, 2 3 4, ऐसे करते करते मैं अनंत मान भी अगर रखता हूं तो c के अलावा मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर ऋणात्मक वैल्यू भी लें तो इस प्रकार जब इस आलेख को बनाएंगे तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो किसके समांतर होगी? सदैव x x के समांतर रेखा प्राप्त होगी। अब हम प्रांत और परिसर की बात करते हैं। नंबर 1, इसका प्रांत क्या होगा, यानी डोमेन। प्रांत, प्रांत का मतलब आप ये देखो कि आप x एक्स पे कोई मान छोड़ तो नहीं रहे हो, आपने कोई भी मान नहीं छोड़ा, इसका मतलब हो गया प्रांत हो गया r। r का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या से, प्रांत है इसका r, रियल नंबर। यहाँ r का मतलब हम मानेंगे रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। इसके बाद में 2 नंबर हम डिस्कस करते हैं परिसर, रेंज। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज का मतलब होता है वाई एक्स के ऊपर कौन कौन से मान ये फलन ग्रहण कर रहा है। तो हमने देखा वाई एक्स के ऊपर केवल एक ही मान ग्रहण करता है, आप कुछ भी मान रख दो, सी के अलावा कोई मान ही नहीं आ रहा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। सी कोई भी पॉइंट हो सकता है, 2 4 6 -2 -4। उसके बाद 3 नंबर, क्या फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, या इसकी और प्रकृतियां क्या क्या हो सकती है? तो इसका एक और हम गुण लिख सकते हैं कि ये सदैव क्या आएगा? एक्स एक्स के समांतर रेखा प्राप्त होगी। समांतर, इसका मतलब थीटा का मान क्या मिल जाएगा हमें? 0 डिग्री। 4 नंबर क्या गुण लिख सकते हैं हम? क्या संतत है? तो सदैव संतत फलन है। संतत फलन का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जो कभी भी टूटता ना हो, तो कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है ये, कॉन्टिन्यू है। उसके बाद अवकलनीय है क्या? अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब होता है किसी भी वक्र के किसी भी पॉइंट पे कोई तीक्ष्ण सिरा नहीं मिलना चाहिए। हमें पता है हम सी का अवकलन करते हैं, हमें 0 मिलता है, तो वो सी अचर फलन का अवकलन सदैव 0 होता है, इसलिए अवकलनीय भी है। और क्या मिल सकता है हमें? वर्धमान है या ह्रासमान है? तो न तो वर्धमान है
न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। 7 नंबर, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अस्तित्व है क्या? तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु सदैव सी ही है। अर्थात हम कह सकते हैं न तो उच्चिष्ट बिंदु है और न ही इसका निम्निष्ट बिंदु है। तो ये एक साथ इतने